हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, इसका अर्थ, वर्गीकरण और कार्य। कॉमर्शियल बैंक, इट्स मीनिंग, क्लासिफिकेशंस एंड फंक्शंस। तो शुरू करते हैं वीडियो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक के साथ। वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है। इसके अतिरिक्त आजकल बैंक साख निर्माण, रुपए का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण, एजेंसी कार्य और सामान्य कार्य भी करते हैं, सामान्य सेवाएं भी देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग कार्य करती है। बैंकिंग से अभिप्राय उधार देना अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना और इनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश पत्र या अन्य प्रकार के भुगतान करना है। अब आता है वाणिज्य बैंक का वर्गीकरण। वाणिज्य बैंक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं? नंबर 1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में मुख्य रूप से अंतर यही है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बड़े होते हैं, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई की द्वितीय सूची में शामिल किया जाता है, परंतु गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को शामिल नहीं किया जाता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक तथा निजी क्षेत्र में HDFC, ICICI आदि बैंक होते हैं। इसी प्रकार विदेशी बैंकों में सिटी बैंक आदि शामिल हैं। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1 मुख्य कार्य, नंबर 2 गौण कार्य, सहायक कार्य कहते हैं इनको, और तीसरा है सामाजिक कार्य। पहला आता है मुख्य कार्य। वाणिज्यिक बैंकों के 2 मुख्य कार्य हैं। कौन से 2 हैं? A और B, जमा को स्वीकार करना और B ऋण देना। तो पहला हम पढ़ते हैं A पॉइंट, जमा स्वीकार करना। एक बैंक जनता के धन को जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रुपया जमा कर सकते हैं। अब वो खाते कौन कौन से हैं? पहला है सावधि जमा खाता। इस खाते में लोग एक निश्चित समय अवधि के लिए रुपया जमा करते हैं। जमाकर्ता को एक रसीद दे दी जाती है जो हस्तांतरणीय नहीं होती। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की राशि उतनी ही अधिक होती है। इसका कारण है कि बैंक इस राशि को अधिक लंबे समय तक प्रयोग कर सकता है। दूसरा आता है चालू जमा खाता। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे उतनी बार रुपया जमा कर सकता है और निकाल सकता है। बैंक इस प्रकार के खाते पर ब्याज नहीं देता, बल्कि एक निश्चित आवश्यक राशि से कम होने पर बैंक कुछ सेवा व्यय वसूल करता है। इस खाते से रुपया चेक द्वारा निकाला जा सकता है। तीसरा आता है बचत जमा खाता। यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। इस खाते से एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जा सकता है। अधिक रुपया निकलवाने के लिए बैंक को सूचित करना पड़ता है। इस प्रकार के खाते पर बैंक ब्याज भी देता है जो सावधि जमा के खाते पर मिलने वाले ब्याज से कम होता है। सावधि पर ज़्यादा होता है जबकि बचत खाते पे कम होता है। चौथा आता है होम सेफ बचत खाता। बैंकों ने इस प्रकार के खाते का प्रचलन हाल ही में किया है। इसमें बैंक जमाकर्ता के घर पर एक गुल्लक रख देता है जिसकी चाबी बैंक के पास होती है। जमाकर्ता द्वारा थोड़ी थोड़ी बचत डालता जा रहता है और कुछ समय के पश्चात वह उसे बैंक में अपने खाते में जमा कर देता है। कई बैंक अपने एजेंट के द्वारा गुल्लक की राशि को बैंक से मंगवा लेते हैं। इस प्रकार खाते पर बैंक ब्याज बहुत कम देता है। 5वां आता है आवर्ती जमा। इस प्रकार के खाते में जमा करता एक निश्चित समय जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के लिए प्रति मास निश्चित राशि जमा करते हैं। यह राशि निर्धारित समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती। जमाकर्ता द्वारा जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज खाते में ही जमा होता है। इस खाते में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज मिलता है। अब आता है बी पॉइंट,
ऋण देना। बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को रुपया उधार देना है। जैसे इसमें कौन कौन से ऋण प्रदान करते हैं? नंबर 1, नगद साख। इसमें ऋण लेने वाले को एक निश्चित जमानत के आधार पर निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। इस अवस्था में बैंक निकलवाई राशि पर ब्याज लेता है। दूसरा आता है ओवरड्राफ्ट। बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के तहत अपनी जमा से अधिक राशि निकालने की अनुमति ले लेते हैं। इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यह सुविधा विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है। तीसरा मांग पत्र। ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। इन्हें वापस करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इस प्रकार के ऋणों में ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये ऋण व्यक्तिगत जमानत पर या वित्तीय परिसंपत्ति या टिकाऊ वस्तुओं की जमानत पर दिए जाते हैं। चौथा आता है अल्प अवधि ऋण, मतलब कम अवधि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं। इन ऋणों में व्यक्तिगत ऋण तथा कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है जिस दिन से ऋण व्यक्ति के खाते में लिखा जाता है। अब आता है गौण कार्य। दूसरा मुख्य गौण कार्य में बैंक द्वारा मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कई गौण कार्य किए जाते हैं। नंबर ए, एजेंट के रूप में कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न तरीकों से एजेंट का कार्य करता है। विभिन्न मदों का एकीकरण और भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज आदि एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करों, बीमा की किस्तों आदि का अदायगी करता है। दूसरा आता है प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने और सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आता है ट्रस्टी या प्रबंधक। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी तथा प्रबंधन का कार्य भी करता है। चौथा आता है रुपया भेजना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा रुपया भेजता है। पांचवा आता है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। आगे आता है छठा पॉइंट संदर्भ पत्र। इसमें बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं और दूसरे देश के व्यापारियों की सूचना अपने ग्राहकों को देते हैं। सातवां पॉइंट आता है नए शेयरों के अविकृत अंशों को खरीदने का आश्वासन। बिना बिके शेयरों को खरीदने का बैंक आश्वासन देते हैं। बैंक निजी आधार पर चुने हुए निवेशकों के बीच प्रतिभूतियों की बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं। बी पॉइंट आता है सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। बैंक सामान्य उपयोगिता की कौन कौन सेवाएं करते हैं? व्यापारिक बैंक समाज के लोगों के लिए लाभकारी कार्य करते हैं। जैसे नंबर 1 लॉकर की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि लोग अपनी कीमती सामान जैसे जेवर या आवश्यक सामान आदि को लॉकर में रख सकें, सुरक्षित रख सकें। दूसरा आता है यात्री बैंक या साख प्रमाण पत्र। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा पर जाते समय नगद राशि साथ न ले जाकर यात्री चेक या साख प्रमाण पत्रों की व्यवस्था करता है ताकि यात्री निश्चिंत होकर यात्रा कर सकें। तीसरा आता है वाणिज्यिक सूचनाएं। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। चौथा आता है वस्तुओं के वाहन में सहायता। बड़े बड़े व्यापारी अपने माल को भेजकर उनकी बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। खरीदार बैंक में पैसा भरकर बिल्टी को छुड़ा लेते हैं और रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्ट से माल ले लेते हैं। तो इस प्रकार से गौण कार्य। अब आता है सामाजिक कार्य। तीसरा मुख्य बैंक देश के आर्थिक विकास व सामाजिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। कौन कौन से कार्य हैं पढ़ते हैं। नंबर 1 पूंजी निर्माण। व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करते हैं और उसे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं जिससे पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। दूसरा नव परिवर्तन को प्रोत्साहन।
प्रवर्तन मतलब आविष्कार, नए नए आविष्कार। बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करके नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें नई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा आता है निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा। बैंक ब्याज की दर को इस प्रकार निर्धारित करते हैं जिससे उद्यमियों करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उद्यमियों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट आता है चौथा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान। व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे किसानों को उन्नत कृषि के लिए यंत्र खरीदने आदि के लिए रियायती दर पर ब्याज दर उपलब्ध कराते हैं। मतलब व्यापारिक बैंक किसानों को रियायती ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपने कृषि यंत्र, कृषि से संबंधित कार्य और अपनी फसल का बीमा आदि करा सकते हैं। बैंक अपनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलकर बचतों को एकत्रित करके उसे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। अगला पॉइंट आता है बाजार मांग में वृद्धि। बैंक लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए टिकाऊ वस्तुओं पर साख उपलब्ध कराते हैं, जिससे उन वस्तुओं की मांग बढ़ने पर नए उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे रोजगार, आय व उत्पादन में वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास भी संभव होता है। छठा पॉइंट आता है मौद्रिक नीति लागू करना। मौद्रिक नीति बैंक की क्रेडिट डेबिट पॉलिसी। देश के मौद्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे केंद्रीय बैंक के निर्देशन पर साख का संकुचन व विस्तार करते हैं। इस प्रकार मौद्रिक नीति लागू करके स्फीतिक व अस्फीतिक मतलब कीमतों का बढ़ना और कीमतों का कम होना, इसके अंतराल के प्रभाव को प्राप्त करना संभव हो जाता है। इसके प्रभाव को कम करना जो है वो संभव हो जाता है। सातवां पॉइंट आता है रोजगारों के अवसर। बेरोजगार युवा लोग बैंकों से उचित ब्याज पर कर्ज लेकर स्वरोजगार की व्यवस्था करते हैं, जिससे रोजगार व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। जब रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से देश का आर्थिक विकास संभव होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।